बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मुराद सईद साहब ने अब एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट मैं पहले आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब के हवाले से मुराद सईद ने जो स्टेटमेंट दिया वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा जी, इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक इतलात की अगर तस्दीक नहीं की जा सकती, हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं है, तो तरदीद का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अगर कोई सहाफ़ी ये कहता है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, तो आप तरदीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे आप पता करें कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। तो जब इनसे किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, पिछली दफा जब आंख का मसला आया तो ऐसे ही तरदीद की जाती रही और इसको डिस्ट्रैक्शन कहा गया, लेकिन फिर बिनाई के शदीद मुतासर होने की खबर भी तस्दीक हो गई। यानी असदुल्ला खान साहब ने जब खबर दी, सब लोग कहते थे झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं आपको कह रहा था कि ये आदमी ऐसे खबर नहीं देता, वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उसने कोशिश की होगी पूरी। खबर किसी की भी गलत हो सकती है, लेकिन वो बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। तो वो खबर असदुल्ला खान साहब की बाद में ठीक साबित हुई। पहले भी लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन है, आपकी तवज्जो उठा रहे हैं। वो कहते जब मुलाकात ही नहीं हुई तो काबिल एतमाद मुआलिजीन तक रसाई ही मुयसर नहीं है, तो तरदीद, झूठ और प्रोपेगेंडा करार देने की बजाय क्यों ना तमाम तर क़यादत इमरान खान को ज़ाती डॉक्टर की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल करने के लिए हर फोरम का इस्तेमाल करें। अगर मुतालिका लोग इतने ही काबिल भरोसा और हमदर्द हैं तो इनकी आंख कैसे ज़ाया हो गई? अभी तक इलाज क्यों नहीं करवाया गया? और अब तसल्ली देने की बजाय ज़ाती डॉक्टर से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? यहाँ जाली प्लेटलेस रिपोर्ट्स पर तूफान खड़ा किया जाता है, लेकिन इनकी बेनाई के मामले पर इतनी शदीद गफलत के बाद अब मजीद ऐसी खबरों पर खामोशी मुजरिमों की सहूलत कारी है। क्योंकि देखें ना, इसमें बैरिस्टर गौहर ने स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है और मुझे इस बारे में पता है, मैंने पता करवा लिया है, तो आप इस पे फिक्र ना करें, प्रोपेगेंडा है, इस पे आप कान ना धरें। तो मुराद सईद कह रहे हैं कि आंख के मामले में भी ऐसी हमें तसल्ली दी गई थी, बाद में पता चला उनकी आंख ज़ाया हो गई। तो ये क्यों इस किस्म की तसल्ली हमें दी जाती है? तसल्लियां देने की बजाय या ये कहने की बजाय कि इन खबरों की कोई सदाकत नहीं है, बाद में भी खबरें सच निकल आती हैं बाद औक़ात, तो आप ताकत का इस्तेमाल करें, जोर लगाएं, आवाम को निकालें, दबाव डालें और इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में अस्पताल पहुंचाएं। ये उनका लुबे-लुबाब है कि मुजफ्फराबाद का, क्योंकि ये पूरा डिवीज़न है और वहाँ पे लोगों ने हड़ताल की हुई है, लोग धरने देकर बैठे हुए हैं, ख़वातीन, बच्चे, सब लोग सड़कों पे हैं, बुजुर्ग सड़कों पे हैं। और रावला कोट की तरह वहाँ पे भी लोगों ने बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर एहतजाज किया है। लोग शौकत नवाज मीर की आज़ादी के मुतालबात कर रहे हैं, जबकि जो उनके मुतालबात हैं उनके हक में मुजाहरे कर रहे हैं। और गोली और शेलिंग के नतीजे में कुछ लोग शहीद हुए हैं। अनकन्फर्म्ड इतलात हैं, अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन फिर भी जो इतलात हैं उनमें जो पहली इतला आई थी उसमें 8 लोग शहीद हो गए थे मजीद, जबकि जो जख्मी हुए उनकी तादाद दर्जनों है। यानी 40 से ज़ायद लोग बताए जा रहे थे कि जो जख्मी हो गए थे। अब जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो कुल मिलाकर ये बताते हैं कि उनके 100 के करीब लोग शहीद कर दिए गए गुज़िश्ता 2 महीनों में, और इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो टॉर्चर अलग से किया गया, उनके इलाज पे पाबंदी लगाई गई, उनकी खुराक को बंद किया गया, उनकी अद्वियात को बंद किया गया, अस्पतालों पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया, और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करके मनवाना चाह रहे थे, उनके मुतालबात भी तस्लीम नहीं किए गए। मुजफ्फराबाद में मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की रिपोर्टिंग शायद मीरपुर डिवीज़न से ज़्यादा बेहतर होगी। हालात काफ़ी पतले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। बिलावल ने बहुत सारे झूठे वादे किए और अभी एक नया लोगों को ट्रक की बत्ती है। पिछले जो इलेक्शन का मरहला था उसमें पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन इलेक्शन से बिल्कुल पहले बिलावल ने कुछ लोगों को आसरे दिए थे, कुछ झूठे वादे दावे किए थे। अब दोबारा से उन्हीं वादों और दावों को दोहराया कि कश्मीर के अवाम की मुश्किलात फौरी ख़त्म होनी चाहिए, इंटरनेट और बैंकिंग बहाल होनी चाहिए। ये काम तो उसकी हुकूमत है, बिलावल की करता क्यों नहीं है? खाना और अद्वियात और ज़रूरी सामान उन तक पहुंचना चाहिए तो बिलावल की गवर्नमेंट है, बिलावल ये क्यों नहीं करता? तालीम, कारोबार, रोजगार दोबारा मामूल पर आना चाहिए तो बिलावल क्यों नहीं करता? आज़ाद कश्मीर असम्बली सच और मफामत के कमीशन के क़याम के हवाले से करारदाद मंजूर कर चुकी है। तो ये बिलावल ने कहा जी हम मफामत करना चाहते हैं, सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, हम कमीशन बनाना चाहते हैं। अब उसने कहा जी कि एहतजाज और कार्रवाई का सिलसिला फौरन मुअत्तल हो, ट्रुथ एंड रिकन्सिलियेशन कमीशन से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, हर मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा और यही कश्मीर में अमन का रास्ता है। अगर आप सब इत्तफाक करते हैं 2 अगस्त को यानी आज के दिन में तीर पर मोहर लगाएं, ये बिलावल ने स्टेटमेंट जारी कर दिया।
یہ نہیں صرف ووٹ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اسے. تو ووٹ کے لیے بلاول کا یہ سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. میری رہنماؤں کی جانب سے اس کے اوپر جواب آ رہے ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے عمر نذیر کشمیری نے کچھ چیزوں پہ جواب دیا. ایک تو انہوں نے کہا جی اقوام متحدہ کی قرارداد کا حوالہ دیا, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے خوشائن قرار دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی جموں کشمیر کا مسئلہ پورا حل کیا جائے. یعنی آزاد اور جموں کشمیر جو سارا کا سارا ایریا ہے جو انڈیا کے پاس ہے یا پاکستان کے پاس ہے, اس سارے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے سے کیا جائے. لیکن وہ کہتے ہیں ساتھ ہی پاکستان کا حصہ جب انہوں نے کشمیر کو قرار دیا تو یہ فیکچولی غلط ہے, اس لیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ ایک الگ اور متنازع خطہ ہے اور ایک الگ ریاست ہے جس کے شہریوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انہوں نے اپنا ایک آزاد ملک رکھنا ہے. تو ایکچولی تو وہ یہ سچویشن ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ اس کو گڑبڑ نہ کریں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے بدترین حالات پیدا کیے تھے مقبوضہ کشمیر میں, گزشتہ 2 ماہ سے آزاد کشمیر میں جو حالات پیدا کیے گئے وہ بھارت کے پیدا کردہ حالات سے بھی زیادہ بدتر ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ لاڈلا بچہ ہے آزاد کشمیر. انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر ایک الگ ریاست ہے, ہمارا کوئی باپ نہیں ہے, تو ہم کسی کے لاڈلے بچے نہیں ہیں. یہ آزاد کشمیر کے عوام طے کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا نہیں. اگر وہ یہ الحاق کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بڑی خوشی ہوگی, ہم عوام کی خوشی میں خوش رہیں گے. اب طلعت حسین زادہ صاحب یہ ہمیشہ عمران خان کا یہ ہمیشہ سے بغض میں مبتلا رہا اور ہمیشہ سے عمران خان کا دشمن رہا. تو ہمیشہ جب بھی ایسا لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی لڑائی ہوتی ہے تو طلعت حسین کے لیے تھوڑی مشکل پیدا ہو جاتی تھی اور وہ کوشش کرتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں صلح ہو جائے. تو طلعت حسین کے جو الفاظ ہیں جو اس نے پروگرام کیا, میں حیران ہو گیا تھا کہ وہ گن کر بتا رہا ہے کہ DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 20,500 الفاظ کہہ رہا تھا کہ استعمال کی, جبکہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف یہ 2 بہت قریبی لوگ ہیں نواز شریف کے, شہباز شریف کے. انہوں نے باقاعدہ محسن نقوی کو چیلنج بھی کیا, اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا. رانا ثناء اللہ نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ جس نظام کے تم خلاف بات کر رہے ہو اسی نظام میں آپ نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کر لیا. جبکہ خواجہ آصف نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کی بات DGISPR نے کی تو اس کا تو 1 پوائنٹ صرف فوج نے پورا کرنا تھا اور باقی 12 پوائنٹ تو وزارت داخلہ کے انڈر تھے. تو آپ نے ان 12 نکات کے اوپر کچھ نہیں کیا, تو آپ کی بیڈ گورننس تو آپ کی ہے کہ وزارت داخلہ نے اپنا کام نہیں کیا اور محسن نقوی صاحب اپنا کام کریں. ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے تو باقاعدہ مطالبہ کر دیا کہ محسن نقوی استعفیٰ دے اور بڑی سخت تقاریر محسن نقوی کے خلاف کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ PMLN کب کھل کر سامنے آتی ہے. لیکن یہ خبریں مارکیٹ میں چلائی جا رہی ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت یہ لے کر آ جائیں گے یا کوئی قومی حکومت بنانے کی یہ کوشش کریں گے یا کوئی صدارتی نظام یہ لے کر آنا چاہتے ہیں. محسن نقوی کا نام لیا جا رہا ہے, شاید وزیر اعظم اس کو بنا دیا جائے. تو یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا منصور ایوان جو اٹارنی جنرل ہے اس کا بھی کوئی نام لے رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نظام جو مرضی لیں,